एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसे भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 9 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन तक मैं लास्ट वीडियो में बताई थी, अब 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विषय में कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा R.N. टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था तो कब? 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था, कब किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी को बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए: बायकॉट, स्वदेशी और सहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट, कर्जन ने 22 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में C.R. दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस धारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ?
गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक। अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन बी ही सही है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल फिर से कब एकीकृत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने, दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये हो जाएगा सैयद हैदर राजा ने। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुक्त और प्रभावित रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषक और मुसलमान। 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विन कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। इस प्रकार विकल्प सी सही है। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन को उनका नेतृत्व किया, ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया ना ही उन्हें शामिल हुए। तो इसका राइट आंसर या बंगाल तक ही सीमित रहा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बारिशल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों में कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने की योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों।
स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेश नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। किस चीज़ से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की 1905। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए दादा भाई नेरोजी। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादाभाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संवादी विभाजन उस समय टल गया। दादाभाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादाभाई नौरोजी पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेज राज में बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादाभाई ने स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। कांग्रेस सेल्फ रूल, जिसे स्वशासन बोलते हैं, संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? दादाभाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादाभाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही पहली राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्प में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया। दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी और वर्ष 1906 में अध्यक्ष भी रहे। C.Y. चिंतामणि ने दादाभाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेता ने सुशोभित किया था, परंतु हमारे युग में कोई भी दादाभाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में ही कहीं देवत्व है तो वह दादाभाई में है। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा
किसे दी जाती है? तो दादा भाई नेहरू जी को। किसको दी जाती है? दादा भाई नेहरू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नेहरूजी को। निम्नलिखित में कौन कथन दादा भाई नेहरूजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो डी होगा। दादा भाई नेहरूजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अतः कथन डी सही है, अन्य तीनों सत्य है। दादा भाई नेहरूजी के विषय में निम्नलिखित में कौन से एक कथन असत्य है? वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये जो है ये सत्य नहीं है। दादा भाई नेहरूजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। दादा भाई नेहरूजी ने 1886 से 1893 ईस्वी तक वर्ष 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नेहरूजी। कौन? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नेहरूजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की थी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथी के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन 1 में है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कथन दूसरा है इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई।
1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट पर चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की। नेक्स्ट है कथन जो है सी जो है कथन 1, 2 सही है किंतु 3 जो है वो गलत है। 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथी एवं नरमपंथी गुट में विभाजित हुई। 1916 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नरमपंथी एवं चरमपंथी एक हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। तो आज के लिए इतना ही। 21 नंबर क्वेश्चन से जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।